तो देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। और बेसिकली सबसे पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, तो आप उसको जाकर के पहले डाउनलोड करो। और ये जो आपका चैप्टर है, मतलब ये जो आपका वीडियो है ना, ये वीडियो आपका पूरा होने वाला है थ्योरेटिकली। तो हम इसमें चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाएंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको इंस्टेंट पीडीएफ बॉक्स से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दीबाजी भी है, तो जल्दीबाजी में नहीं, बेसिकली आप थीम समझो क्या है कि आपको नोट्स देखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी, बस आप जल्दी जल्दी समझ लो, ठीक है। देखो, तो हम बात कर रहे हैं कि सर हम कुछ अपने बेसिक से जैसे हमने कहा सर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आपको समझना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, आपको समझना होगा काइरलिटी, ठीक है। आपको समझना, तब देन जाकर के आप समझोगे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे सर रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसको हम डीएल मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। फिर रेसिमाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, बेसिकली आपकी ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है। तो नोट्स डाउनलोड कर लो, वहां से चीज़ों को आप लिख लेना और यहां से आप चीज़ों को समझो। देखो क्या चीज़ है, देखो तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग समझते हैं क्या है सर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ट्रस्ट रखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। आप ये कहोगे सर ये क्या मतलब, केमिस्ट्री सर पढ़े थे, अभी ये इक्वेशन की बात कर रहे थे सर, अब ये पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री से ही मतलब इंस्पायर्ड होकर के सब सारी चीज़ें बनाई गई हैं। देखो क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हम अभी हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या, क्या चीज़ है ये। देखो अगर हम लोग केमिकली रूप से अगर इसको समझे तो सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब बेसिकली हम लोग इसका टर्म यूज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की कायरलिटी को समझने के लिए। तो मैंने आपसे वही कहा ना, कायरलिटी, जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं समझोगे तो आपको ये चीज़ें मतलब नहीं आएंगी, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं कि सर एग्जैक्टली है क्या ये चीज़, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या चीज़ है, समझते हैं इस चीज़ को, है ना। देखो हमने कहा कि सर मेरे पास कोई भी अगर एक ऑर्डिनरी लाइट है, कौन सी लाइट है भाई, ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब आपकी ये जो सनलाइट है, आप ये जो लाइट जो यहाँ पर इस वाले व्हाइट बोर्ड पर जो फॉल हो रही है, कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट है। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने तो भी बेसिकली आपको नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसका मतलब फिजिक्स में जो चैप्टर है ना फिलहाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट, देखो क्या है, लाइट हमारी ऐसे 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 तो ट्रेवल करती ही है साथ ही साथ, ठीक है। मतलब समझ जाओ, देखो ऐसे ऐसे तो ट्रेवल कर ही रही है ना वेव के फॉर्म में, है ना। इस तरीके से तो ट्रेवल कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर नीचे भी क्या कर रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आप अगर समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप गूगल में सर्च करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। बस आप इमेज की बात समझो। तो क्या हुआ कि हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है ना वो कुछ ऐसे ही ट्रेवल करती है। तो लेकिन क्या होता है कि हमें ऐसे नहीं करना, हमने कहा कि अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या करें, मतलब ऐसे समझो, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या कि लाइट हमारी ट्रैवल मतलब कर रही है, यानी कि उसके बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे प्लेन में कंपोनेंट है। अब क्या हुआ कि हम उस ऑर्डिनरी लाइट को किसी एक निकोल प्रिज्म, अब ये निकोल प्रिज्म मतलब एक आपकी ऐसी डिवाइस है, जैसे कि मान लो किसी जैसे मान लो कि CaCO3 से बनाई गई आपकी एक डिवाइस है, ठीक है। तो जब उसके थ्रू हमारी लाइट जब पास होती है तो उस लाइट के सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। बात समझो, उस लाइट के सारे जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपको केवल और केवल लाइट की मतलब ऐसे समझो कि लाइट की जो वाइब्रेशन, तो अभी आपने कहा कि सर लाइट मेरी ऐसे ऐसे बहुत मतलब हौच पौच तरीके से क्या करी थी, मूव कर रही थी। हमने कहा कि हमने उसके सामने एक निकोल प्रिज्म रख दिया, जिसकी वजह से उसकी जो भी वाइब्रेशंस थी, है ना, मोस्टली वाइब्रेशन उसकी कैंसिल आउट हो गई और हमें केवल उस लाइट की केवल एक ही वाइब्रेशन मिली, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में। अभी लाइट ऐसे 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 झूम झूम कर रही थी, ठीक है। अब केवल एक ही ऐसे डायरेक्शन में क्या कर रही है लाइट, उस जब निकोल प्रिज्म से जब पास हुई तो लाइट हमारी केवल एक ही डायरेक्शन में मिली। तो उस टाइप की लाइट को हम लोग कहते हैं क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। मतलब देखो हमने कहा सर मेरे पास ये कोई एक लाइट सोर्स थी, ये एक लाइट सोर्स थी ऐसे, है ना, ठीक है। तो अब ये लाइट सोर्स हर जगह से ऐसे 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 मतलब जा रही होगी, हर एक स्टेप पे ये ऐसी जो है अपनी टेंडेंसी को शो कर रही होगी। तो हमने कहा
कि अब हम इसको क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करते हैं, हम किसी एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। निकोल प्रिज्म ये बेसिकली हमारा किसका बना होता है, ये हमारा बना होता है CaCO3 का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निकोल प्रिज्म और भी बहुत सारे मटेरियल्स का हम बना सकते हैं फिलहाल। तो हमने कहा कि अब देखो क्या हुआ कि ये जो इतनी सारी जो कंपोनेंट थी ना लाइट, ये सब सारी की सारी रोक दी गई इस निकोल प्रिज्म के थ्रू, और बस केवल एक ही कंपोनेंट को क्या करा दिया गया, इस निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करा दिया गया। तो ऐसी लाइट को हमने क्या कह दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि हमारी ये जो लाइट मिली ना, है ना, ये हमारी जो लाइट मिली, देखो बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशन इधर उधर वाइब्रेशन करी थी, अब केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो ऐसी लाइन को हम सॉरी ऐसी लाइट को हमने कहा क्या, ये हमारी है प्लेन पोलराइज्ड। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको नोट्स अगर लिखना है तो आप जाकर के इसके नोट्स को PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है, तो बहुत बड़ी ये सब सारी चीजें हैं, तो हम इतना ज्यादा लिखने वाले नहीं। अब देखो आपको समझ में आना चाहिए ना, बाकी तो आप नोट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, है ना। और इवन नोट्स आप इतने अच्छे हैं कि अगर आप इन वीडियो को नहीं भी देखोगे, बट ऐसा करना नहीं भी देखोगे तो भी आपको नोट समझ में आएंगे, है ना। मतलब एक ऑर्डर तरीके से बनाया गया, आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप मेरे नोट्स से अगर आप पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। फिलहाल मैंने मेंशन कर दिया कि आपको इस वीडियो के लिए पर्टिकुलर नोट डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमने कहा सर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझ लिया, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अगर हम सिंपल में कहें कि हमारी बेसिकली जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट मीन्स वाइब्रेशन takes place in one plane ओनली, केवल एक ही प्लेन में क्या हो, उसका वाइब्रेशन हो, दैट इज हम उसको क्या कहेंगे बच्चे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। देखो तो आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ लिया ना, हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। समझ लेते हैं सभी जल्दी से क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई, ठीक है। अब हमने कहा कि अब कुछ मेरे पास एक ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो क्या कर सकते हैं, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। सिंपल से वर्ड्स में समझो, जो क्या कर सकते हैं, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पर्टिकुलर किसी एंगल पर रोटेट कर दें ना, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, यानी कि उस रोटेट करने की हमारी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उस सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या कर दे रहा है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है। तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा, वो ऐसे समझ लो कि वो हमारी जो लाइट होगी, ठीक है, वो हमारी कहलाएगी ऑप्टिकल, मतलब सॉरी, वो जो हमारा जो सब्सटेंस होगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर दे रहा है, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की ये जो प्रॉपर्टी है लाइट को रोटेट करने की, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। दो बातें समझना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी समझ लो कि मतलब उसको हम किसी सर्टेन क्या कह लें उसको, हम किसी सब्सटेंस के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब किसी सब्सटेंस के थ्रू हम क्या कर दें, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या कर दें, रोटेट कर दें। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो क्या कह दें हम, सिंपल से शॉर्ट वर्ड्स में समझ लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या कह दिया जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट द plane of polarized light, पोलराइज्ड, यहाँ पे SED भी हो सकता है, ZED भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिखो। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, LIGHT इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो ऑप्टिकल, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कौन कराएगा, तो ये कराएगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस,
ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। देखो एक सिंपल से फिगर से इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक, हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा था, ठीक है। यहाँ से जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो है निकल रही थी, है ना। बेसिकली हम यहाँ पर सोडियम लैंप लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सब सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, लाइट निकली कुछ इस तरीके से निकली, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बहुत ज़्यादा मतलब चंचल मन, सुने हो ना गाना चंचल मन अति रैंडम, तो कुछ वैसा ही, ठीक है। झुम 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 ऐसे ऐसे करके एकदम आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने एक निकोल प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया भाई? निकोल प्रिज्म रख दिया। तो निकोल प्रिज्म ने क्या किया कि जो भी इसकी वाइब्रेशन से, इन सारी वाइब्रेशन को खत्म करके क्या किया, केवल हमें लाइट की एक ही वाइब्रेशन दी, दैट इज पैरेलल टू द, इस निकोल प्रिज्म के पैरेलल। अब ये लाइट हमारी क्या हुई, अब इस लाइट को हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस के थ्रू पास कराया। किसके थ्रू डिवाइस, किसके थ्रू पास कराया? एक डिवाइस के थ्रू। और इस डिवाइस को हमने कहा पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, बस यहाँ पे आप समझो, ठीक है। पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू हमने इसको पास कराया। तो अभी हमारी, देखो बात समझना, अभी हमारी लाइट जो ऐसे थी ना, ऐसी थी ना, मे बी ये ऐसे भी हो सकती है, अभी हम लोग उसको आगे और समझेंगे, और मे बी ऐसे भी मूव कर सकती है, मतलब ये किसी थीटा एंगल पर क्या कर गया, मूव कर गया। अच्छा देखो दो कंडीशन है, या तो ये ऐसे इधर से मूव कर जाए, समझ रहे हो, इधर मूव कर जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, अभी हम लोग ये आगे समझेंगे। तो इस तरीके से मूव हुआ। अच्छा अब यहां पर हमारी क्या है, एक मूवेबल, हमने एक निकोल प्रिज्म रखा है। क्या रखा है? मूवेबल निकोल प्रिज्म रखा है, जिसके थ्रू हम इसको चाहे जैसे भी मूव करा सकते हैं, इधर के थ्रू या इधर के थ्रू। ये हमारी एक मूवेबल निकोल प्रिज्म है। अभी समझेंगे कि इसका ओरिजिन बेसिकली सबसे सीधे क्यों आई। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आपको जल्दी समझना है तो आप जो है नोट से पढ़ लो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें, बट ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है, ठीक है। हाँ हाँ, आप चाहे जो भी समझ लो सर, तो हाँ हाँ ठीक है, हमारी यहाँ पर आई है ना। ओके, तो अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, उस मतलब ये जो हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उस पोलराइज लाइट को मूव कराने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, पोलैरीमीटर। ओके, अच्छा फिर मैंने यहाँ से आपसे कहा कि भाई हमारी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको हम दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं। एक हम करा सकते हैं क्लॉकवाइज और एक करा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम लोग ये और अभी आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है डी, एक हमारा होता है एल। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, बोल भी नहीं पा रहे हैं। और एक होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल चलो इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आई। अभी आपको कुछ हवा नहीं लग रहा कि सर ये मतलब क्या चीज़ है, तो अभी हम लोग आगे आते हैं, ये बेसिकली क्यों डिस्कवर किया गया, किसके लिए डिस्कवर किया गया। तो हम लोगों को यहाँ पे एक फाइनल सा टर्म समझना है, काइरैलिटी, है ना। याद रखो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि सर ये क्या चीज़ अभी हम लोग पढ़ने रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आप एक वर्ड याद रखो, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, काइरैलिटी। ओके, काइरैलिटी, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, काइरैलिटी का देखो मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग अब समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। जस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आने ही वाला है, टेंशन नहीं। बहुत सारी चीज़ों को देखो हम लोग कम टाइम में हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत कहना सर इतने कम मतलब ड्यूरेशन की वीडियो है, बट आप एक बार नोट्स जा करके देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके, हेडिंग लगाओ आप बच्चे, क्या, काइरैलिटी। समझते हैं इस काइरैलिटी का मतलब। ओके, तो हम समझते हैं काइरैलिटी को, ठीक है। देखो काइरैलिटी क्या है, काइरैलिटी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब काइरैलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो किससे काइरैलिटी किससे बनी, काइरल से। काइरल जिसको हम लोग हिंदी में चिराल भी बोलते थे, ठीक है ना, चिराल, बड़ा अजीब नाम है। देखो तो सिंपल हम लोग काइरैलिटी का मतलब समझते थे। काइरैलिटी का मतलब क्या होता है, काइरैलिटी का सिंपल सा अगर मैं आपको मतलब बताया ना, तो होता है डिसिमेट्री। क्या होता है भाई, डिसिमेट्री, स्वाई
DME, ओके, डिसिमेट्री, ओके। कायरलिटी का मतलब क्या होता है? डिसिमेट्री, या जिसको हम और मतलब अगर हम केमिस्ट्री में बोलते हैं तो हम कहते हैं सर कायरलिटी, या फिर हम क्या बोलते हैं? डिसिमिलैरिटी, है ना, सॉरी डिसिमेट्री। अच्छा, तो अब ये कायरलिटी क्या है? मैंने आपको कहा कि कायरलिटी हमारी क्या है? कायरलिटी हमारी एक प्रॉपर्टी है। तो कायरलिटी आए कहाँ से? कायरल से। तो हम समझते हैं सर ये कायरल क्या चीज़ है? कायरल, या जिसको आप बोलो चिराल बोलो, कायरल बोलो। देखो होता क्या है कायरल का मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने अगर वो मिरर इमेज को पूरे तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स हम जिसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, क्या हो? कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज का क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, दैट इज कॉल्ड कायरल। ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, बाकी आप ये सारी चीजें आप नोट से लिख लोगे। तो मैंने आपसे कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन, ये वर्ड्स पे ध्यान दो, नॉन, हाँ बाकी तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, बट यहाँ पे आप पहले मेरी बात समझ लो, आपको नोट्स मिल गया है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल या चिराल। ठीक है, देखो मतलब क्या है इसका सर? अच्छा, यहाँ से एक लाइन और है कि और इसकी जो मतलब कि हमने कहा कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की जो प्रॉपर्टी होगी उस अपने मिरर इमेज की, उसको हम लोग कहेंगे क्या? कायरलिटी। अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। देखो हमने कहा सर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, अब वो अपने मिरर इमेज की क्या हो, अगर हम उसका एक मिरर इमेज बनाते हैं और उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज कॉल्ड, हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? कायरल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखो, आपकी ये हाथ है, ये आपका जो पाम है, ठीक है, काफी इसमें स्केच वगैरह लगा हुआ है ना, गंदा सा हाथ है नहीं। अब देखो क्या करना है कि अगर आप इस हैंड को अगर आप मिरर में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ऐसे ऐसे सामने ऐसे किया, ऐसे सामने किया तो देखो ऐसे ही तो नजर आएगा, समझ रहे हो? ऐसे नजर आएगा ना, ठीक। अब हम क्या करें, ऐसा समझो, ये जो आपको फिगर जो नजर आ रही है, ठीक है, इस फिगर को आप उठा करके अब ऐसे रखना है, देखो ऐसे रखना है, ऐसे मत रख देना, नहीं समझे। इस मिरर वाली हाथ को उठाओ और आपकी ये जो हाथ है इसके ऊपर ऐसे ला करके रखो, तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज, या क्या इसको सुपर इम्पोज किया? नहीं किया। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारी ये जो हैंड है ना, वो हमारी एक कायरल ऑब्जेक्ट है। समझ गए? चलो, अच्छा नहीं आया समझ में? देखो हम क्या करें ना, आपसे ये बात मेरे ध्यान से समझो, आपको ऐसे उठा करके ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे उठा करके ऐसे रखना है। क्लियर है? तो हम कहेंगे दैट मीन्स ये हमारा क्या है? ये हमारा डिसिमेट्री। देखो सुपर इम्पोज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हाँ ऐसे रखोगे तो कर लेगा, बट ऐसे रखना है ना। ये आपको मिरर में आपको इमेज कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। इसको उठाया और अपने सेम उसी वाले हाथ पर ऐसे ला करके रख दिया, ऐसे ला करके इसको उठाया, ऐसे मान लो यहाँ पे आपकी इमेज है, यहाँ पे आपकी इमेज बनी और उसको उठा करके आके ऐसे रख दिया, तो क्या सुपर इम्पोज किया? नहीं किया। दैट मीन्स ये आपका जो पाम है, आपकी जो हैंड है, वो क्या है? एक कायरल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आपने कहा सर नहीं सर ये मेरे को समझ में नहीं है। एक और देखो, और भी हमने एग्जांपल दिया, जैसे हमारे कुछ अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि पी समझो, तो आप इस पी को अगर आप मिरर के सामने अगर रखोगे तो कैसा नजर आएगा? इसको यहां से उठाओ, यहां से इसको आप काटो और काट करके इसको ऊपर ऐसे 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 जैसे है वैसे ही रखो, ऐसे नहीं कैसे घुमा दो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे रख दो। तो क्या इसको सुपर इम्पोज किया? नहीं किया। आरी बात में हमने जब इसका मिरर इमेज बनाया तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज किया? नहीं किया। दैट मीन्स हमने कहा सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। या फिर आपने कहा सर मेरे पास एक दूसरा कुछ भी देख लो, मतलब बहुत सारी ऐसे आपके पास चीजें होंगी, जैसे आपने कहा आपके पास कोई ऐसा शेप है, देखो कुछ इस तरीके का शेप है, ये पता नहीं क्या मेरे को तो वही नजर लग रहा है, हाँ वही है, हाँ जो आप सोच रहे हो एकदम एकदम वही है। तो आप इसका अगर इमेज देखोगे मिरर में तो कुछ ऐसे नजर आएगा कि आपको
ये वाला चीज पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखो, तो क्या इसको सुपर इम्पोज किया? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो हम कहेंगे सर ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग कह रहे हैं कायरल, कायरल ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अब सर कायरल के मतलब, अच्छा तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगी जो हमारी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगी, उनकी जो मिरर इमेज होंगे वो उन ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगी, सुपर इम्पोज कर लेंगी, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ए कायरल। क्या कहते हैं? ए कायरल। तो आपको समझ में आया क्या हमने कहा? ए कायरल, ए कायरल। ए कायरल मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने मिरर इमेज को क्या कर ले, सुपर इम्पोज कर ले, दैट इज कॉल्ड ए कायरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा सर सर्कल या स्फीयर, स्फीयर आपने, जैसे आपके पास फुटबॉल है, उस फुटबॉल को आप क्या करो, मिरर के सामने रखो, तो सेम ऐसे ही तो बनेगा। इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो, तो क्या कर लिया, सुपर इम्पोज कर लिया ना। तो हमने कहा सर सुपर इम्पोजेबल है ये, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, फिर आपने कहा सर मेरे पास मान लो एक अल्फाबेट था ए था, इसको आपने, अब स्टाइलिश वाला अल्फाबेट नहीं बनाना है, ठीक है, अब जब वही सिंपल सा नॉर्मल सा बनाना है, तो इसको आप जो मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? बिल्कुल है, सुपर इम्पोजेबल है। तो हम कहेंगे सर ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ए कायरल है। और केमिस्ट्री में हमें कायरल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ए कायरल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन बोलेगा कि चलो बताओ इसमें से कौन सा, यही सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना होगा या फिर एक मार्क का क्वेश्चन पूछना होगा तो कुछ ऑब्जेक्ट दे देगा, कुछ कंपाउंड्स दे देगा, बोलेगा कि चलो बताओ इसमें से कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है। क्लियर है? कायरल ए कायरल का मतलब आपको समझ में आया। देखो अब इस टॉपिक से आपको समझ में आएगा कि कौन से हमारे जो, मतलब कौन से हमारे जो कार्बन एटम्स होंगे वो, मतलब कौन से कार्बन एटम्स को या फिर कौन से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कायरल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ कायरलिटी बहुत पहले खोजा गया। ये सब सारी चीज़ें आप नोट से पढ़ लोगे, ठीक है। हमारे वॉन्ट हॉफ साइंटिस्ट थे और ली बेल नाम के दो साइंटिस्ट थे। वॉन्ट हॉफ तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना। वॉन्ट हॉफ और ली बेल नाम के दो साइंटिस्ट, उन्होंने ये कायरलिटी की उन्होंने डिस्कवरी करी। देखो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अगर कोई भी एक sp3 कंपाउंड है, हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है, हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है, तो ये जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है इसका देखो, अच्छा कायरलिटी सबसे पहले किसमें देखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा गया, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा गया। तो ये देखा गया कि जो हमारे पास, मान लो हमने कहा कि मेरे पास अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है, वर्ड्स को ध्यान से समझो, कार्बन एटम है। तो अब ये जो कार्बन एटम है, हमने ये देखा कि कोई हमारा जो कार्बन है, ठीक है, वो हमारे बेसिकली 4 अलग अलग एटम्स या 4 अलग अलग ग्रुप से बाउंडेड है। बात समझना, क्या कहा उन्होंने कि 4, या तो इस कार्बन के पास क्या है भाई, कितना होता है 128 इंटू सॉरी 109 इंटू 28 डिग्री होता है ना, हर एक का जो मॉलिक्यूल से हर एक जो ग्रुप्स लगे होते हैं कार्बन के साथ, वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 109 समथिंग इतना एंगल बनाते हैं, ठीक है। आपने ये क्लास 10 में ही पढ़ा होगा। तो ये देखा गया कि जो मतलब ये हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम के साथ हमारे 4 एटम्स या 4 हमारे क्या है, ग्रुप्स अटैच हैं। अब ये जो 4 ग्रुप अटैच हैं, ये में भी, ध्यान से बात समझो, ये में भी हमारे ग्रुप या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट। दो बातें आपको समझ में आई, या तो मान लो यहाँ पर भी एक CH3 हो गया, यहाँ पर भी मान लो एक CH3 हो गया, या फिर हमने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर कुछ और, मतलब चारों अलग अलग हो गए। सपोज करो यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर मान लो जो है Br हो गया, यहाँ पर जो है Cl हो गया, समझ लो इस तरीके से समथिंग कुछ हो गया। तो ये 4 अलग अलग हो गए। अब यहीं से कायरलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि अगर हमारे किसी एक कार्बन से, ठीक है, किसी मतलब जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस कार्बन से अगर हमारे 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स अगर हमारे अटैच्ड हो गए और चारों के चारों हमारे जो ग्रुप हैं अगर वो अलग अलग हैं, तो उस कार्बन एटम को हम लोग कहते हैं
एसिमेट्रिक। ये जो कार्बन एटम है, यहां से बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से आपको समझ में आएगी, ठीक है, पूरे इस पीडीएफ का जो कंक्लूजन है। तो हमने इस कार्बन को कहा क्या सर, हमने इस कार्बन को कहा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। क्या कह दिया हमने इस कार्बन को, एसिमेट्रिक कह दिया, ठीक है, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन। और इसी एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से, इसी एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से हमारा ये जो कंपाउंड होगा वो हमारा एक कायरल, मतलब कायरलिटी को शो करेगा। दैट मीन्स, या तो आप, अगर आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसी एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कह लो या एसिमेट्रिक कार्बन कह लो, ठीक है। और अगर सिंपल बेसिक सा फंडा यही हो गया कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो ही हमारा वो जो कंपाउंड होगा, जो भी हमारा है, वो हमारा कायरलिटी को शो करेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ले लिया ये CH और FCl और Br, दैट मीन्स देखो हमको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे फ्लोरो, नहीं पहले क्या आएगा, पहले हाँ ठीक है F, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो एथेन, अगर हम ये लेते हैं, है ना, ये भी हमारा एक कायरल कार्बन को शो कर रहा है, मतलब ये भी हमारी कायरलिटी को शो कर रहा है। मान लो हम जैसे ने एक दूसरा एग्जांपल ले ले, तो हमने कहा सर अगर हम इसको देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखा गया, C और यहाँ पर लगा था Br और यहाँ पर लगा था F, यहाँ पर लगा था Cl और यहाँ पर लगा था हाइड्रोजन। हमने क्या किया, हमने इसको मिरर के सामने रखा, कहाँ रखा, मिरर के सामने। तो मिरर के सामने देखो रखेंगे तो क्या होगा, F जो हमारा C होगा, F जो हमारा है वो इधर ही बनेगा, ठीक है, और ये अब Br जो है वो इस तरफ बनेगा, समझ रहे हो, ये आपका Br हो जाएगा, और ये S तो अभी भी एज इट इज वैसे ही रहेगा, और ये Cl अभी भी वैसे ही रहेगा। अब देखो, अब इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, रखने से पहले तो आप ये देखो, ठीक है, कि क्या इस कार्बन, मतलब हमारी ये जो कार्बन है, क्या ये हमारा ये कार्बन एक कायरल कार्बन है। अच्छा, कायरल कार्बन को हम लोग बेसिकली एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टार लगाकर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार लग गया दैट मीन्स वो हमारा कायरल है, क्यों, है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस कार्बन से हमारे जो भी एटम्स है, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ एटम जो भी जुड़े हुए हैं, वो देखो रिपीट नहीं है, यहाँ पर H है, यहाँ पर F है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, सब अलग अलग है। दैट मीन्स ये आपका, सबसे पहले तो ये आपका एक कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है ना, ये आपका एक कायरल कार्बन है, ये बात समझ लो, ठीक है, बाकी तो सब लिखने वाला ही काम है। ये आपका कायरल कार्बन है, तो अगर ये कायरल कार्बन है तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, और यानी कि हमारी ये कायरलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही बात। चलो एक और हम जैसे आपको देते हैं, जैसे आपने कहा सर आपके पास प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल आप बना सकते हो। जैसे प्रोपेन टू ऑल बनाना है ना, तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है, दैट मीन्स C, और प्रोपेन टू ऑल है। अच्छा, 2 पर देखो क्या लगा हुआ है, 2 पर OH लगा हुआ है। पहले इसका एक जनरल आपको स्ट्रक्चर बता दे, आप कैसे बनाओगे। 2 पर OH लगा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, तो हो गया। यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर लो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, है ना, यानी कि 2 पर OH है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा लें, हम एक H लगा लें, बाकी इसको बैलेंस कर लो, CH3 और 1 2 3 4 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और ये हो जाएगा CH3, यानी कि CH3 CH3 तभी तो आप इसको कहोगे 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, सही है, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, ओके। तो अगर आप इसका देखो, जब स्ट्रक्चर जो बनाया गया वो कुछ ऐसे बनाया गया। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर खुद देख लो ना, एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, तो इस कार्बन से हमारे 2 एटम ऐसे जुड़े हुए हैं जो दोनों सेम हैं। यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, दैट मीन्स ये हमारा जो कार्बन होगा ना, वो हमारा एक कायरल कार्बन नहीं होगा। ये जो कार्बन है, नॉट एक कायरल कार्बन, नॉट ए कायरल कार्बन। तो अगर ये कायरल कार्बन नहीं है तो बेसिकली ये हमारी कायरलिटी को शो नहीं करेगा। अगर ये कायरलिटी को शो नहीं करेगा, दैट मीन्स हमारा ये क्या है, इट इज ए कायरल, क्या है, ये ए कायरल है। आ रही बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो, ये तो हमने बेसिकली एक कार्बन की यहाँ तक हमने बात करी। मान लो हमारे पास, मान लो 2 कार्बन जुड़ा हो, एक ऐसे कार्बन, एक इधर से ऐसे कार्बन इस तरीके से जुड़ा हो, और इस तरीके से हमें बताना है कि चलो बताना है ये हमारा जो भी हमारा जो मॉलिक्यूल्स है,
ठीक है, ये हमारा कायरलिटी को या कायरल हमारा ये मॉलिक्यूल्स है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमें बेसिकली कुछ दो लॉ समझने हैं। बात समझना, देखो हमेशा हम बात कर रहे हैं कायरल, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कायरल बोलो या सिमेट्री, सॉरी एसिमेट्री बोलो, एसिमेट्री बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, ये वर्ड ध्यान रखो, ASYMM, एसिमेट्री, ओके, एसिमेट्री कार्बन, ठीक है, या जिसको हम और क्या कह रहे हैं, कायरल कार्बन, ये बोल रहे हैं। तो एसिमेट्री कार्बन या फिर हम इसको कायरल कार्बन बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर इस टाइप के अगर हमें मॉलिक्यूल्स को बताना हो कि इस टाइप का मॉलिक्यूल्स हमारा कायरल है या नहीं है, तो हमें इसके लिए दो चीजें देखनी पड़ेंगी। हमने कहा सर इसके लिए हम दो चीजें देखते हैं, क्या, इसके लिए हम एक हम हेडिंग समझते हैं, क्या, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देखो ये कह रहा है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसिमेट्री ना, हमें सिमेट्री नहीं चाहिए, हमें एसिमेट्री चाहिए। तो अब सिमेट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब है कि जो सिमेट्री, मतलब अगर वो सिमेट्री वाली एलिमेंट्स को अगर उसमें इस वाले में अगर सिमेट्री वाला अगर एलिमेंट्स अगर फुलफिल, अगर वो सिमेट्री हुआ, बात समझो, अगर ये सिमेट्री हुआ तो हमारा कार्बन जो है वो कायरल नहीं होगा। सिमेट्री नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिमेट्री होना चाहिए। अब सिमेट्री के हम कुछ एलिमेंट देखें तो बेसिकली इसके दो एलिमेंट्स हैं। पहला बोलता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है नहीं आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो हम ये कह रहे हैं ना, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा कार्बन क्या होगा, एसिमेट्री होगा। इसमें से कौन सा कार्बन एसिमेट्री होगा, या फिर ये पूरा का पूरा हमारा मॉलिक्यूल्स एसिमेट्री होगा या नहीं होगा। एसिमेट्री का मतलब कायरल कार्बन होगा, ये होगा या ये होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा, कौन सा होगा। तो हमें उसके लिए समझना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब तो सर आप तो सर बता रहे हो सिमेट्री के लिए आप, लेकिन आप कह रहे हो सर सिमेट्री, हाँ, तो हमको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ही समझना है। अगर हमने कहा कि अच्छा ये इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो हमारा ये एसिमेट्री नहीं होगा, ये हमारा सिमेट्री होगा। अगर ये सिमेट्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एसिमेट्री नहीं होगा। क्लियर है। तो मैंने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ, देखो सिमेट्री क्या, सिंपल से वर्ड्स में अगर आपको कहें प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब देखो क्या है, सिंपल सी मेरी बात समझ लो, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी से सारी चीजें लिखी गई हैं। सिंपल, आपने कहा कि आपके पास कुछ इस टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल्स थे। देखो इसको थोड़ा सा यहां पर ऐसे समझते हैं, B C D A C A D और B। एक आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है, ये बेसिकली हम कई सारे आइसोमर लिख रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा कि एक ऐसे भी लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं B, यहाँ पर भी लिख लेते हैं B, इधर लिख लेते हैं A और इधर लिख लेते हैं D, इधर लिख लेते हैं A और इधर लिख लेते हैं D। एक और लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, B C C, इधर लिख लिया जाए D, इधर लिख लिया जाए A, इधर लिख लिया जाए A, इधर लिख लिया जाए D, इधर लिख लिया जाए B। देखो हम कहें कि इस कार्बन के अलोंग अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो क्या ये इसको कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, कर पा रहा है क्या। मतलब आप ऐसे कहो कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में सिमेट्री हो, मतलब एक जैसा हो। तो देखो इधर C के साथ इधर की तरफ A है, इधर की तरफ D है, तो ये फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, आपने कहा कि सर इस कार्बन ये हमारी जो है, मतलब इन दोनों के बीच में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, नहीं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है, बन सकती है। इधर भी A है तो इधर भी A है, इधर D है तो इधर भी, इधर भी है तो इधर भी है, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। यानी कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनी तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ऐसे कह लो कि हमारे जो कार्बन होंगे वो कायरल होंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है तो हमारे जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, कायरल होंगे। यानी कि इन दोनों केसेस में, मान लो हमने कहा सर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो इन तीनों केसेस में ये दो हमारे होंगे ना,
तो इनके पास जो हमारा जो कार्बन होगा वो हमारा एक कायरल कार्बन होगा। लेकिन इस केस में कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से, सिमेट्री के दो एलिमेंट, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी हम एक और देखने वाले हैं, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दैट मीन्स हमारा ये इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। देखो दूसरी चीज हमारी क्या है, अगर क्या और होगी, क्या और होगी, ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझो, क्या और चीज होगी कि हम उस कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। तो ये बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, क्या होगी, अगर बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो हमारा जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो है क्या, सिंपल सी बात कह रहा है कि इट इज अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लाइन drawn to opposite direction meet similar point exactly at the same distance and direction। देखो नहीं आया समझ में, मेरे को भी नहीं आया, हम फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने कहा सर मेरे पास कुछ ऐसा कार्बन कंपाउंड है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो आप, है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है कि इट इज अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच ऑफ द लाइन ड्रॉन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन ये चीज, इसके अपोजिट डायरेक्शन ये चीज, मीट सिमिलर पॉइंट एग्जैक्टली एट द, मान लो अगर हमने कहा सर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ही मान लो जैसे CH3 था तो मान लो यहाँ पर भी समथिंग मान लो CH3 रहा होगा। तो मीट एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट, ये बात समझो ध्यान से, मीट एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो लाइन की ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, अगर मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर ये चीज होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो हम उस कार्बन को कायरल कार्बन नहीं मानेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये देखो, ठीक है, तो इस कार्बन बॉन्ड के सामने हमारी ये वाली, मतलब ये देखो सेम सेम होगी। तो अगर सेम सेम होगी तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले शेप को भी, मतलब या इस वाले में हमारे जो भी कार्बन होंगे हम उनको कायरल कार्बन नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तो वो जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा या फिर हमारा वो जो एलिमेंट्स होगा, वो जो हमारा जो कंपाउंड होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि हमारा ये एक एकाइरल इन नेचर है। उसका नेचर कैसा है, एकाइरल। अगर ये दोनों चीजें होंगी तब सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक और जो हमने भी पढ़ा इसके पहले क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर वो दो चीजें होंगी तो हम कहेंगे हमारा जो कार्बन एटम है या फिर कार्बन जो मॉलिक्यूल है हमारा वो एकाइरल है। क्लियर है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन बात आपको बता देते हैं, फिर से समझ लो। देखो इस चीज को मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है, ठीक है, रेड पेन से। तो मैंने ये कहा फाइनली हमें दो बातें यहाँ से ये समझ में आ गई, क्या कि ओनली दैट मॉलिक्यूल्स विच पॉजेज नीदर अ प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉर अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल है ना जिनमें ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी, जिनमें ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तो मे भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, एक मतलब कायरल होगा। ठीक है, ओनली दैट मॉलिक्यूल्स विच पॉजेज नीदर अ प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉर अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ कायरल मॉलिक्यूल, इज ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जिनमें ये दोनों चीजें, मतलब जिस कंपाउंड में ये दोनों चीजें ना हो, इसको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ से ना वो समझ लेते हैं कि आखिर हम ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसका कॉजेज क्या है भाई, क्या कारण है ऑप्टिकल एक्टिविटी होने का। देखो सिंपल से अगर हम कहना, आपने कहा कि सर ये क्या, मतलब बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी हमने जो इमेजेस दिखे, मिरर इमेज देखा, वो हमारी क्या, वो हमारी सारी सारी डिसिमेट्री को शो कर रहा था। अरे यार आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। देखो क्या थे हम लोग, कहाँ पर थे, हमने कहा सर कॉजेज की अगर हम बात करें ना, देखो तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं ना कि हमारी कायरल कार्बन हमें तभी मिल रही है जब हमारी वो क्या हो रही है, डिसिमेट्री हो रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो मेन कॉज है, मेन कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, मेन कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी वो क्या है, वह हमारी डिसिमेट्री। क्या है भाई, डिसिमेट्री। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो मेन काज है वो क्या है, डिसिमेट्री है। डिसिमेट्री दैट मीन्स कायरल कार्बन। डिसिमेट्री का मतलब क्या, कायरलिटी इन मॉलिक्यूल्स है कायरल कार्बन। ओके,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, अच्छा अब आपको इसमें डिफरेंट देखो करना क्या होता है ना, इस टॉपिक में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के जो है नेम याद रखना है। जैसे लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लैक्टिक एसिड, तो देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है CH3, यहाँ पर होता है C, यहाँ पर होता है H, फिर यहाँ पर होता है OH और यहाँ पर होता है COOH। हमने क्या किया, हमने इसके सामने एक मिरर रखा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 C, अब इधर देखो क्या बनेगा, इधर बनेगा OH, इधर क्या बनेगा OH, और इधर क्या बनेगा H, और इधर क्या बनेगा COOH। ये सेम है, एज इट इज ही रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों हमारे जो फिगर हैं ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो देखो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट और टॉपिक बच गया हमारे पास, क्या बच गया, हमारे पास बच गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो फाइनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने कहा कि सर हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम हो, लेकिन क्या हो कि वो डिफरेंट इफेक्ट दिखाएं, है ना। मतलब जब हम उसको प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू जब हम उसको मतलब उसके दो ऐसे समझो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एक हमारा जो है वो एक क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारे दो तरीके के होंगे, एक हमारा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फिर जिसको हम लोग कहते हैं डी आइसोमर। ये सब सारे के सारे आपको नोट्स में एग्जैक्ट तरीके से रिप्रेजेंटेड है, बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंटेड है। पढ़ लोगे बच्चे आप एक बार ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हमने कहा सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बाकायदा फिगर के साथ है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैसे है, कैसे मूव कर रहा होगा। और लीवो रोटेटरी है, दैट मीन्स जिसको हम एल आइसोमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका एक रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर का देखो मतलब क्या, अगर हम डी और एल आइसोमेरिज्म को एक साथ अगर मिलाते हैं, डी और एल आइसोमर को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्लियर, सिंपल। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या, रेसमिक मिक्सचर का मतलब है कि डी और एल को अगर एक साथ मिलाया, ठीक है, तो हमारा क्या बना, वो हमारा डीएल मिक्सचर बना, जिसको हम लोग कहते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। अच्छा अब देखो अब इसको हम लोग प्लस माइनस के नाम से जानते हैं, किसको, रेसमिक को प्लस माइनस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अब डी के पास क्या होता है प्लस और एल के पास क्या होता है माइनस, तो इसलिए हम इस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं प्लस। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का सीन क्या है कि अगर आपने कहा कि अगर आपके पास ये या मान लो आपके पास, आपने कहा कि सर लैक्टिक एसिड है, ठीक है, या फिर आपने कहा सर ब्यूटेनॉल 2 या 2 ब्यूटेनॉल, आपने कहा कि आपके पास 2 ब्यूटेनॉल है, और अगर आप उसको रेसमिक मिक्सचर के टर्म में लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस ब्यूटेनॉल 2, बस ये। अगर जैसे ही आपने ये प्लस माइनस लगाया, दैट मीन्स आपको यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपका ये जो है वो रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और टर्म आएगा इस रेसमिक मिक्सचर में, आपका एक और टर्म आएगा इनैंटियोमर्स। अब ये इनैंटियोमर्स क्या होते हैं, तो देखो इनैंटियोमर्स का मतलब है कि हमारे वही ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि कितनी यानी कि हमने कहा सर 2 है, तो भाई इसकी 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली भी इनैंटियोमर्स अभी हमने टर्म यूज नहीं किया था, बट इनैंटियोमर्स का मतलब क्या है कि कितनी जो है, ऐसे समझ लो कि कितने जो है ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनेंगी, मिरर इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने क्या दिया इनॉन्टियोमर्स। जैसे कि ये दोनों आपस में क्या है, एक इनॉन्टियोमर्स है, सिंपल। ये बने वर्ड्स टर्म्स हमने ये नहीं यूज किया था, बट अब हम यूज कर रहे हैं इनॉन्टियोमर्स का मतलब, ठीक है।